एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे आप सभी को बीइंग टीचर के यूट्यूब चैनल पे उन पेपर का सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो जैसे कि 7 तारीख को पेपर हुआ था तो उसका सोल्यूशन आपको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ भी नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं पिन कर दूँगा, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। और वहाँ से आप जा कर के कल वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और आज जो हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं ये बीपीएससी ने ही जारी करी है, तो इसीलिए ध्यान से आप देखिएगा। इसमें भी एक दो क्वेश्चन जो है वो गलत है, वो मैंने अपनी तरफ से करेक्शन कर दिया है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस जो सामान्य अध्ययन है वो, प्लस लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये प्रॉमिस। ओके, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई हैव वन सिस्टर एंड, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है इसमें, ए बी सी में से। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए राइट आंसर जो है वो कोई नहीं, यहाँ पे ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक सही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी ये ऑप्शंस ए एंड द नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा माई मदर इज, और यहाँ पे ऑप्शन आपका इज अ टीचर ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल, कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन 3 दिए हैं, बैट आउल और ईगल, कौन सा एनिमल नहीं है इसमें। तो बैट और आउल और ईगल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, एनिमल नहीं है, ये पक्षी हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आउल हो सकता है, कह सकते हो जो उल्लू होता है वो पशु है, अदरवाइज बैट और ईगल ये जो हैं ये पक्षी हैं, ये उड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्री, तो मोर देन एबव है। फ्रूट नहीं है, स्टेम और रूट ये मतलब कह सकते हैं। और फ्रूट जो है टेक्निकली आप कह सकते हैं कि पार्ट जो है वो ट्री का ही है, क्योंकि ये तीनों हैं, क्योंकि फ्रूट जो है वो ट्री से ही तो आता है, तो इसीलिए वो ट्री का ही पार्ट हो गया। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड आफ्टर, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है आफ्टर चाइल्डहुड कम्स यूथ, चाइल्डहुड के बाद में क्या आता है, यूथ आता है, मतलब जैसे चाइल्डहुड जब होता है उसके बाद में हम यूथ होते हैं। फिर नेफ्यू इज मोर देन वन ऑफ द अबव, नेफ्यू क्या होता है, सिस्टर सन्स कहते हैं नेफ्यू को। ठीक है, सॉरी सिस्टर सन्स जो होता है वो भी होता है, ब्रदर सन्स वो भी होता है, तो यहाँ पे दोनों आंसर ये सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि डॉटर्स हस्बैंड इज सन इन लॉ हो जाएगा, डॉटर्स हस्बैंड क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ हो जाएंगे। ओके, तो ये इंग्लिश का हो गया। अब हम लोग चलते हैं हिंदी पे। तो हिंदी पे आ गए। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है त वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है, त वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे डा जो है ये हलंत जो लगा होता है, ये जो लगा तो ये मतलब आधा डा। ठीक है, ये जो लास्ट नीचे लगा ना तो उसका मतलब होता है आधा डा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अनुग्रहित जो शब्द है ये शुद्ध है। ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होगा और ना ही ये अनुग्रहित अनुग्रहित होगा। ठीक है, ये जो शब्द है वो सही है आपका अनुग्रहित। फिर नेक्स्ट है कि जिसकी नाप तोल ना हो सके, इसका एक शब्द क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी नाप तोल ना हो सके, जिसका कोई परिमेय ना हो। ओके, कोई इसका दायरा ना हो। नेक्स्ट है एक या अधिक ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। एक या अधिक ध्वनियों की वह छोटी इकाई, ठीक है, जिसका उच्चारण एक झटके में, तो उसको क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, मतलब संज्ञा की कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की यहाँ पे संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, टांग, शुक्र, जापान, तो यहाँ पे टांग जो है ये स्त्रीलिंग वर्ड है। मैंने दरवाज़ा खोला, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, मैंने दरवाज़ा खोला। ठीक है, हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, मैंने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो, यहाँ पे कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ओके, नेक्स्ट हमारा सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से है ना, तो अपादान कारक हो जाएगा यहाँ पे। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, तो अपादान कारक आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट है कि अभिकारी शब्दों के प्रमुख भेद कितने हैं, अभिकारी शब्दों के प्रमुख भेद कितने हैं, 4 भेद हैं, अभिकारी शब्दों के प्रमुख 4 भेद हैं। नेक्स्ट है जो किसी भाव या
दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो किसी भाव दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जो किसी भाव के यहाँ पे आ गया है तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब ये है क्वेश्चन के जो एक से दो जो है वो क्वेश्चन से कि सुगम और सरल, मतलब सुगम और सरल एक ही हो गया। निष्कर्ष और अपकर्ष ये भी एक ही हो गया। तो ना ये सही है ना ये सही है। और उग्र का हो जाएगा सौम्य, मतलब उग्र का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बहुत तेज, और सौम्य का मतलब कह सकते हैं सरल। तो हो सकता है ये आप सही मान सकते हैं, अदरवाइज ये जो है ये गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कौन सा चिन्ह उद्धरण का चिन्ह है? तो यहाँ पे उद्धरण का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे जो चिन्ह होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा कह सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो उनको हम उद्धरण का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो इसीलिए गलत है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो पाएगा। उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी है। उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी क्या है? उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी क्या है? उच्छ्वास। ओके, फिर नेक्स्ट है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही है? अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे है एक से अधिक। एक से अधिक, अशुद्ध और शुद्ध। जो अशुद्ध है उसके बाद में शुद्ध हो गया तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे ये गलत है। किम्रवदंती है यहाँ पे, किम्बदंती यहाँ पे ये गलत है, तो इसीलिए यहाँ पे एक सही है, ये यहाँ पे एक सही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है? तो हैजार्ड मतलब जोखिम। यहाँ पे हैजार्ड का मतलब क्या होता है? जोखिम होता है। फिर नेक्स्ट है हिंदी तथा अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट का होता है आवेदन करना। यहाँ पे आवेदन नहीं है, आवेदन का होता है अप्लाई करना, आवेदन करना होता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना। ठीक है, और ऑर्डर का होता है आदेश, मतलब आदेश दे दिया है। और डायरेक्टिव का होता है निर्देश। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है कारक उस भेद का नाम है। जिसको द्वारा कर्ता कार्य करता है कारक के उस भेद का क्या नाम है? तो उपयुक्त में से एक से यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान। मुझे यही सही लग रहा है और मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि यही सही है। फिलहाल यहाँ पे कर्ण भी कह सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे मैं संप्रदान को सजेस्ट करूँगा। तो भाई इतना मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो देख लीजिएगा, मैं आपको डाउट में नहीं रखूँगा, आप देख लीजिएगा कहीं से। फिलहाल के लिए इसका जो संप्रदान है ये तो डेफिनेट है कि हाँ संप्रदान है, लेकिन इससे लिखा है एक में से एक से अधिक, तो दूसरा कौन है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का विकास कब हुआ? हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का विकास कब हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो समास बनता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक खंड विशेषण और या उपमा सूचक शब्द हो तो समास बनता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे आपके। फिर हिंदी भाषा के विकास क्रम में सर्वप्रथम कौन सी भाषा प्राप्त होती है? तो संस्कृत है, जो जिससे कि हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा में डिवाइड भी हुई थी। फिर हम आते हैं अपने सामान्य अध्ययन पे। सामान्य अध्ययन में जनरल स्टडीज में क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं किसमें? रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। ओके, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है यहाँ पे पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से। ठीक है, पेड़ की उम्र की गणना हम कैसे करेंगे? ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, रैखिक गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। फिर नेक्स्ट हमारा कि अनुलिपीकरण समापन त्रिक होता है। अनुलिपीकरण समापन त्रिक होता है किसका? होता है UAA का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केचुआ में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज को हम जब एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो उसमें एक एंजाइम लगता है, उसका नाम क्या है? जाइमेज एंजाइम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है किसमें? दिष्टकारी के रूप में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये, G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्राज़ील में होगा। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है उनको आपको ध्यान रखना है,
हाल ही में चुने गए हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं वो चुने गए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति जो ब्राज़ील के हैं उनके कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कल के पेपर में, वो आज पूछे गए हैं क्वेश्चन में, मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे पूछे गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? साबरमती में है, और साबरमती नदी के किनारे में है, गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम जो दल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन गलत है, यहाँ पे इटली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका इटली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत है। ओके, ये स्पेन नहीं होगा, इटली होगा आपका। ओके, तो इटली है, यहाँ पे इटली आपका नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 500 करोड़ लगेंगे उसमें, और 2025 तक में पूरे होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में पूरी दुनिया में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कौन सा देश नोटों का 31वां देश हुआ था? ये तो आना ही था क्वेश्चन, मैंने बताया भी था। फिनलैंड जो है वो क्वेश्चन राइट आंसर है आपका वो। विश्व पृष्ठ स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी क्वेश्चन आपका आना ही था। स्वतंत्रता सूचकांक मैंने बताया था, और भी अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सूचकांक भी आएगा, मैंने आपको पेपर उसमें बताया हुआ था, पेपर जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था मैं। यहाँ पे 161 हो जाएगी स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 आपकी भारत की रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 93 मिलियन मील जो है ये दूरी है। चंद्रयान 3, मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा क्या है वो जो सूर्य मिशन था, ठीक है, जो सूर्य मिशन था उसको भी आपको पढ़ना है। सूर्य मिशन भी आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य मिशन का क्या नाम था और वो किस पॉइंट पे जाकर के रुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पे उतरा था? अभी ये नहीं पूछा गया कि वो किस पॉइंट पे रोका, जो उतरा था उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया था, वो भी पूछा जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहाँ पे उतरा? दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, और पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किस रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो भूकंप जो है इसके मापा जाता है कि जब जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोयला नगरी किस संस्थान को, मतलब किस स्थान को कोयला नगरी कहते हैं? धनबाद को हम क्या कहते हैं? कोयला नगरी कहते हैं। वहाँ कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और धनबाद कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके बताइए धनबाद कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में सांत घाटी स्थित है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? मुजफ्फरनगर। जुब्बा साहनी जो है वो मुजफ्फरनगर से संबंध रखते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पवन जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब ऊर्जा का पारंपरिक, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये लॉन्ग लास्टिक रहेगा। कोयला और प्राकृतिक जो है ये गैस पारंपरिक स्रोत हैं, इनको हम हमेशा यूज करते हुए आ रहे हैं। तो कौन सा जो पारंपरिक स्रोत नहीं है वो पवन ऊर्जा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये लॉन्ग लास्टिक है। लास्ट के क्वेश्चंस हमारे यहाँ कुछ बचे हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो अफगान। ठीक है, अफगान ने जो है ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। नेक्स्ट 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था इन्होंने। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? किसे? कौन से समाज सुधारक जिनको हम लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? तो G.H. देशमुख को हम लोकहितवादी समाज सुधारक के रूप में पुकारते हैं। किस वर्ष मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी? तो फिलहाल तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर आपका होगा सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला संगठित किया था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट महोदया थी। बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर था। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखिए, समझिए कैसा सामान्य अध्ययन का पेपर आ रहा है। बाकी कुछ इसमें जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं अब डिस्कस करूंगा, बट वो बाद में डिस्कस करूंगा और पूरा पेपर में डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तब तक के लिए पेपर सारे हो जाने देते हैं। और जिन बच्चों को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।